कहानी शुरू करते हैं सन 1600 से, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत चली आई। कुछ समय व्यतीत कर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जल्द ही एहसास हो गया कि भारत व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन अवसर दे सकता है, जिससे से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजाओं से व्यापार करने के लिए अनुमति लेती चली गई और व्यापार में अपनी सुविधाएं बढ़ाते चले गए। शुरुआती दौर में भारतीय राजा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे समझ नहीं पाए, परंतु धीरे धीरे कुछ राजाओं को अंदेशा होने लगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि धीरे धीरे भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में दखल देते हुए अपने पैर जमा रही थी। इसी कारण इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कई भारतीय राजाओं में मुठभेड़ शुरू होने लगी थी। बंगाल के नवाब जैसे सिराजुद्दौला और मीर कासिम कुछ पहले राजाओं में से थे जिन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती दखल और ताकत के खिलाफ आवाज उठाई। इसी चलते भारतीय इतिहास की दो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई और सन 1764 में बक्सर की लड़ाई। दुखद बात ये थी कि इन दोनों लड़ाइयों में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रही और बंगाल के नवाब हार गए। इसी के साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर अपनी दखल बढ़ाते चले गए ताकि उनका आर्थिक मुनाफा और गहरा होता चला जाए। कंपनी अब अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी, जिसके लिए वे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस जैसी भ्रष्ट नीतियां बनाने लगी, जिसके तहत बहुत से क्षेत्र जैसे झांसी, अवध, नागपुर कंपनी की कूटनीतियों में फंसते चले गए। पर जल्द ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राजाओं की एकजुटता का एहसास हो गया। यह वक्त था 1857 की क्रांति का। झांसी की रानी मंगल पांडे, तांते टोपे की कहानियां आज भी उस वक्त का एहसास दिलाती हैं। हालांकि 1857 की क्रांति ने हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो नहीं दिलाई, पर इस क्रांति ने हमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार यानी मोनोपोली से आज़ाद जरूर कराया। अगले साल सन 1858 में इंग्लैंड की रानी की उद्घोषणा दैट इज क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के साथ ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं का बागडोर कंपनी से अपने हाथों में ले लिया। इस उद्घोषणा का उद्देश्य भारतीयों को शांत कराना था ताकि 1857 जैसी क्रांति को रोका जा सके। अब एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी प्रशासनिक दबाव को सुदृढ़ कर रही थी और दूसरी तरफ भारत में शिक्षित वर्ग अपनी जागरूकता से हक की लड़ाई शुरू कर रहे थे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सरकार पर जोर डाल रहे थे। इसी के साथ सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया ताकि आम जनता की समस्याओं का निदान किया जा सके। सन 1885 से सन 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। भारतीयों की बढ़ती एकजुटता को देख अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो जैसी कूटनीति को हिंदू मुसलमान के एकता के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1905 में बंगाल विभाजन इसी कूटनीति का प्रतिबिंब था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू और मुसलमान की जनसंख्या के अनुसार विभाजित किया था, पर इस विभाजन को भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन के साथ अस्वीकार किया। विदेशी सामान को जलाया गया और भारतीय सामान को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश राज में एक नया चरण आया। ये वक्त था प्रथम विश्व युद्ध का, सन 1914 से 1919। इस समय ब्रिटिश सरकार भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रही थी। इतना ही नहीं, युद्ध के खर्चे के लिए भी भारतीयों पर निर्भर थी, जो कर यानी टैक्स वसूली से इकट्ठा किया जा रहा था। और जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब भारतीय अपनी कुछ समस्याओं का समाधान चाहते थे। उसकी निदान की जगह ब्रिटिश सरकार और सख्ती पर उतर आई। मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट को पास किया गया और भारतीयों पर सख्ती बरती गई और इन्हीं कानून के चलते 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में कई भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे मुश्किल दौर में गांधी जी का आना एक प्रभावपूर्ण कदम था। उन्होंने भारतीयों के समर्थन में सत्याग्रहों का संगठन किया। 1919-20 में गांधी जी को भारतीयों का भारी रूप से समर्थन मिला, जिससे असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चरम सीमा पर पहुंच गया। देश भर में लोग इस आंदोलन का भाग बने। मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के अहम भागीदार रहे, जो मुस्लिम वर्ग के लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट कर रहे थे।
असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय सामान को प्रोत्साहन दिया गया और विदेशी सामान को जला दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार को काफ़ी आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। अब एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब कई भारतीय क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ये क्रांतिकारी कई भारतीयों को जागरूक बनाने के साथ साथ हिम्मत भी दे रहे थे। जल्द ही स्वराज, आज़ादी, समानता जैसे शब्द देश भर में गूंजने लगे और इन सब की उम्मीद में कई भारतीयों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। लाला लाजपत राय की मृत्यु सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाने में गई। भगत सिंह और उनके साथी बाटुकेश्वर दत्त ने जब 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम विस्फोट किया और अपनी गिरफ्तारी भी खुद दे दी। बिना किसी मलाल के भगत सिंह ने कहा था, इफ़ द डेफ आर टू हियर द साउंड हैज़ टू बी वेरी लाउड, और जाने से पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे गए। एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की जान लेने के जुर्म में राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी लगा दी गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1921 में इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे अपनी ज़िंदगी को देश के नाम करने का फैसला लिया ताकि देश को आज़ादी दिला सकें। उनकी वजह से जय हिंद का नारा देश भर में गूंजा। उनकी सेना आज़ाद हिंद फौज ब्रिटिश सरकार के लिए एक खौफनाक कदम था। इन सभी के साथ और भी कई क्रांतिकारी थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खान, और इनके अलावा हज़ारों और भी थे जो रोज़ आज़ादी की ओर बिना किसी डर के बढ़ रहे थे। सभी के नाम इतिहास के पन्नों पर तो ना आ सके, पर उनका बलिदान किसी बड़े नेता से कम भी नहीं था। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। सन 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय अब बस एक दिशा में चल रहे थे कि किसी भी तरह ब्रिटिश राज को खत्म कर भारत को आज़ाद किया जाए। हर वर्ग के लोग एकजुट होने लगे थे। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत और विश्व में आवाज़ और बुलंद हो गई। तब ब्रिटिश सरकार ने सत्ता भारतीयों को सौंपने का निर्णय लेना शुरू किया और जल्द ही 15 अगस्त 1947 को भारत में आज़ाद झंडा फहराया गया और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता का ये पूरा सफ़र आसान नहीं था। इसमें दर्द था, बलिदान था, प्यार था, निष्ठा थी और अपनी मातृभूमि को आज़ाद देखने का सपना था। लेकिन आज जब हमारी आज़ादी के 7 दशक से अधिक हो गए हैं, क्या हम सही मायने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या गांधी जी के बलिदान को सलामी दे पा रहे हैं? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और घृणा के लिए दिया था? सरकार को दोषी ठहराना और देश की बुरी हालत पर चर्चा करते हुए किसी और देश में बस जाना तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के लिए भी मुश्किल नहीं था। शायद वे भी एक आसान और आरामदेह जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर उन्होंने बाकी भारतीयों को आज़ाद करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो सरकार की, एजुकेशन सिस्टम की, ट्रैफिक की या गरीबी की आलोचना करने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि एक आज़ाद नागरिक होने के नाते आपकी क्या भूमिका है, जो देश में किसी भी बदलाव लाने में संपूर्ण रूप से सक्षम है। अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पढ़ें। अगर गांधी जी अंग्रेज़ों की तानाशाही में बुलंद कदम उठा सकते थे, तो हम लोकतंत्र में तो कदम प्रगति की ओर बढ़ा ही सकते हैं।